ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, कुछ आपके पास एक अचीवमेंट है, कुछ बड़ा अवार्ड है कोई? टाइटल मुझे मिला मिसेस इंडिया स्टाइल आइकन का। मैं नहीं सिलेक्ट हो पाई फाइनल्स में, बट फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं प्लीज बताएं। मैं वेस्ट में प्रेजेंट में जीती हूँ, फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। हम छोड़ देते हैं यानी कि पेरेंट्स का कभी कभी ऐसा होता है कि अरे वो बच्चा है नहीं, वो ऐसे ही बचपन से उसको लैकिंग है ये चीज, हमारी सोसाइटी जी, के जी, लिए जी। खतरनाक भी है बहुत ज्यादा। उससे ज्यादा आपको अपने बेटों को सिखाने की जरूरत है, क्योंकि एक कानून का लॉ का डर होना बहुत जरूरी है लोगों में। बहुत सही। नमस्कार, मैं संतोष सागर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने फिल्मी चाय में। फिल्मी चाय एक टॉक शो है जिससे मैं आपको बड़े बड़े शख्सियत के साथ, उनके विचारों के साथ और उनके लाइफस्टाइल के साथ आपको रूबरू करवाता हूँ और वो अपने विचार आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट कैसे पाया, किस फील्ड में कितनी मेहनत की और कैसे कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए और हमारे देश के लिए। तो जी हाँ, वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, जरूरी नहीं को फिल्म नहीं, चाय का मतलब फिल्म लाइन से हो, वो स्पोर्ट्स से भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट से भी हो सकते हैं और फैशन डिजाइनिंग से भी हो सकते हैं, इवन किसी भी आर्टिस्टिक लाइन हो या अपने लाइफ में जीने के लिए काम करने का कोई भी काम हो, उससे जुड़े हो सकते हैं। तो आज भी आपके सामने मैं ऐसे शख्सियत को लाऊंगा जिन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने लाइफ में की है। कैसे किया उन्होंने, वो अपने बारे में बताएंगे, अपना नाम वो खुद बताएंगे आपको। दीपशिका जी, वेलकम है आपको फिल्मी चाय के इस प्रोग्राम में। मैं फिल्मी चाय में फिल्मी बातें सिर्फ नहीं करूंगा आपसे, आपके लाइफ में अचीवमेंट्स, आपके सक्सेस और जो जर्नी है आपकी लाइफ की उसके बारे में बातें करूंगा, जो एक फ्लेवर के रूप में होगा, यानी कि थोड़ी मीठी और थोड़ी कड़वी होगा, क्योंकि चाय हमेशा मीठी या तो कड़वी होती है। तो मैं उसी तरह आपके लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा और मेरे माध्यम के थ्रू और आपकी बातों के थ्रू जो फिल्मी चाय उसके थ्रू आम जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो लोग हैं, जो ऑन स्क्रीन कभी भी आपको देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, बात कर सकते हैं और आपके बारे में समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो प्लीज़ आप बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। थैंक यू सो मच सबसे पहले आपका सागर जी कि मुझे आपने अपने इस टीम प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट किया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपनी बात लोगों के सामने रख सकूं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये मैं पेशे से एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। मैं यहीं से अपनी शुरुआत करना चाहूँगी कि पेशे से मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं बहुत ही एक शुरू से एम्बिशियस लड़की रही हूँ, क्योंकि वो आप कह सकते हैं कि मेरे ब्लड में था, माँ बाप ने परवरिश ऐसी की। तो मैंने कभी भी बाकी लड़कियों की तरह कभी इस तरह का मैंने कोई सपना नहीं देखा कि एक दिन हम बड़े होंगे और जैसे लड़कियां देखती हैं टिपिकल एक सोच रहती है लड़कियों की कि बस शादी हो जाएगी और कोई राजकुमार सफेद घोड़े पर आए, ऐसा मेरा कोई ड्रीम नहीं था। मुझे मैं शुरू से बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस लड़की रही हूँ। मेरा एक गोल रहा लाइफ में कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लाइफ आपको भगवान ने एक ही लाइफ दी है, बहुत मुश्किल से मिलती है और मैं अपनी अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट इस लाइफ को भी मानती हूँ। अब आप ये कहेंगे कि अचीवमेंट लाइफ कैसे हो सकती है, इसके पीछे एक रीजन है। अचीवमेंट इसलिए क्योंकि जो हमारी लाइफ होती है, जो हमें जैसे मिल रही है, वो हमारी कर्मा पे निर्भर करती है। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमको लाइफ मिलती है। राइट। तो मैं इसे एक उपलब्धि समझती हूँ। अब 84,000 योनियों के बाद आपको ये लाइफ मिल रही है, बिल्कुल सही बात, और उसको भी आप उसमें भी आप कुछ करके ना जाए तो मुझे लगता है ये आपका जीवन व्यर्थ है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें कोई भेद नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का अपना एक जीवन को जीने का तरीका होता है, उसका एक एम होना चाहिए। राइट। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है और तो के लिए मैं इसे अपने लिए एक बहुत ही गौरव की बात मानती हूँ कि मैंने एक स्त्री का रूप मुझे मिला और बहुत सक्षम होती है एक स्त्री, उसमें बहुत जी बिल्कुल, आप जानते हैं पुरुषों से भी ज्यादा काबिलियत रखती है, कुछ भी मल्टीटास्कर होती है, बच्चे, घर, फैमिली, बाहर, ऑफिस, ऐसा कौन सा काम है जो आज स्त्रियां नहीं कर रही। तो उसी तरह की सोच के साथ मैं पली बड़ी हूँ। पुरुषों को भी एक जगह पे रखिएगा। नहीं, पुरुषों का तो है ही होता है, क्योंकि पुरुषों को तो एक देखिए क्या है ना कि हमारे समाज में क्या होता है
कि हमारा समाज एक तरह से मेल डोमिनेटिंग समाज शुरू से माना गया है। जी 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 पुरुषों का क्या है कि यहाँ ये बात इसलिए मायने रखती है कि पुरुषों का क्या है कि उनके पास एक कह सकते हैं कि ये एक फाउंडेशन है कि उनको तो कमाना ही है, घर से बाहर निकलना ही है। राइट हमारी पुरानी अगर प्रिमिटिव सोसाइटी से आप चलते हुए देखते आएंगे तो पुरुष का वही काम है, स्त्री घर में बच्चों को संभालेगी, घर का काम करेगी, बिल्कुल 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 और पुरुष घर के बाहर के काम संभालेगा जी जी और अपने जीवन को जीने के लिए हर दिन उसको लाके देगा, ये कुछ हाथ में एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं। दोनों पहिए। बिल्कुल सही बात लेकिन स्त्री के लिए बात इसलिए महत्वपूर्ण है जी क्योंकि स्त्रियों को हमेशा उसी दृष्टिकोण से देखा गया है हम्म, कि अगर वो काम से भी आएगी तो उसको घर का काम करना ही है। बिल्कुल ये मैं मानता हूँ और हमारे लिए ये है कि हाँ, एक लड़की के लिए होता है कि कोई बाउंडेशन नहीं होती कि जी, जी, जी। हमें आप काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप घर पे रहना चाहें तो आप घर पे रह, लेकिन उसका घर पे रहना भी वो फ्री नहीं माना जाता नहीं माना जाता क्योंकि बिल्कुल पुरुषों सही की रिटायरमेंट है लेकिन स्त्रियों की रिटायरमेंट नहीं है। वो उनको वही काम डेली रूटीन, सुबह उठना, बच्चों को पालना, भेजना, जब वो ओल्ड एज में भी चली जाएंगी तभी भी उनको अपने बच्चों के बारे में सोचना, अब उन्हें अपने पोते पोतियों की चिंता, बच्चों की चिंता, उनके करियर की चिंता, तो वो रिटायरमेंट कभी होगी ही नहीं तो किसी भी इन सब चीजों को मतलब एक निष्कर्ष निकाल के आप हाँ। फैशन की तरफ आप गई हैं नहीं, निष्कर्ष तो नहीं, वो मेरा एक पैशन था, मुझे अच्छा जी, लगता था जी। क्योंकि मैं कला से जुड़े रहना पसंद करती हूँ। कला बहुत बड़ी मतलब बात। चाहे आप पेंटिंग हो, आर्ट हो, या फिर जैसे सिनेमा हो या बिल्कुल बिल्कुल सही एक्टिंग हो, बात। कुछ जी भी जी हो, जी तो कला से जुड़ी हुई चीजों से मैं हमेशा अट्रैक्ट होती रही हूँ। तो शुरू से ही ऐसा माहौल मिला घर में। एजुकेटेड में जो पिताजी थे वो गस्टेड ऑफिसर थे, Okay. माँ मेरी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर्ड हैं। राइट हाँ तो हाँ एक वो वैसा ही माहौल मिला कि आपको कुछ करना है, अपना नाम बनाना है। तो मैंने अपनी शुरुआत की बिजनेस के साथ की, जॉब भी की, उसके बाद बिजनेस में आई। बिजनेस के बाद फिर थोड़े, आपको पता है कोविड में बहुत लोगों के बिजनेस बंद हुए, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, राइट राइट तो मेरे बिजनेस का भी वही हुआ। वो ऐसा सिचुएशन ही था हाँ, और मुझे लगता है कि ठीक है, आपके जीवन में अप एंड डाउन्स आते हैं, ऊंच नीच होती है, पर ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। तो बड़ी बात आपने बताई है। देखिए मैं बोलना चाहूँगा आपके इस बारे में कि जो लोग आपको देख रहे हैं वो इस बात पे जरूर ध्यान दें कि इतने सिचुएशंस को समझने के बाद भी इनके माइंड में ये चीज़ है कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए क्या सिचुएशन क्रिएट होता है घर में, और आपने उसको बताया कि इतनी परेशानियां, इतने बाउंडेशन होने के बाद भी आपने एक अपने पैशन को खड़ा किया है, सामने आप लेके आए हैं, और बाद में आपने क्लियर किया कि आपके पेरेंट्स का भी बैकग्राउंड में सबका वैसा सपोर्ट मिला जो आपको एक मौका मिला यहाँ तक आने के लिए। तो कुछ वैसी लड़कियां बहुत हैं इस दुनिया में जिनको कभी सपोर्ट नहीं मिलता है, या हिम्मत अगर कर सके तो वो किस तरह कर सके, जरूर उनके बारे में आप कुछ बताइए प्लीज। जरूर, मैं जब अपना बिजनेस रन कर रही थी तो उस दौरान मेरे पास आसपास की बहुत ऐसी औरतें थी जो अपने घरों में काम ढूंढ रही थी कि हमें काम चाहिए। तो मुझे फिर एक, क्योंकि मैं सोशल वर्क से मैं हमेशा जुड़ी रहती थी, कभी ओल्ड एज होम जाना, कभी ऑर्फनेज में जाना, कभी कहीं, तो मुझे हमेशा रहता था कि मैं कुछ ना कुछ, अब आई हूं तो समाज के लिए कुछ करना ही चाहिए। जब अगर आप में समर्थ है तो आप क्यों ना करें, क्यों ना आगे बढ़े। तो मैंने उन कुछ औरतों को इकट्ठा किया और मेरी कोशिश रहती थी, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं और कैसे आपका पूरा दिनचर्या क्या है आपकी, आप किस तरह से कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पति ऐसे ऐसे फैक्ट्री में जाते हैं दीदी, और ये सब चीजें, हम घर में तो बोर हो जाते हैं, अब आप हमें कुछ बताइए कि हम यहाँ पे काम। तो मैंने उन औरतों को जोड़ा अपने बिजनेस में ही, उनको जैसे तुरपाई का, छोटे मोटे काम, तुरपाई का काम दिया, कहीं पे कोई हुक्स लगाने हो, बटन्स लगाने हो, या किसी को अगर एबिलिटी थी, जैसे हम लोग, मैं एक्सेसरीज में भी थी, बच्चों के हमारे स्लिंग बैग्स बनते थे, बूटीज बनती थी, तो उनमें कहीं पे कुंडे लगा दिए, कुछ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें, या वो टेसल्स बहुत सुंदर सुंदर बनाती थी। तो उन औरतों को मैंने अपने बिजनेस में जोड़ा, उनको रोजगार दिया। तो मुझे खुशी है कि जितने भी समय मैंने अपना काम किया, तो मैं थोड़ा सा भी अगर योगदान दे पाई तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। और बिजनेस बंद होने के बाद उसके बाद भी वो औरतें अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कहते हैं दीदी आप दोबारा कब काम शुरू करेंगे। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट एक तरह का आया लाइफ में, जहाँ मैं अपने जो कॉस्ट्यूम्स में डिजाइन करती थी वो मैं खुद ही शूट करती थी, मैं कोई मॉडल हायर नहीं करती थी। तो जरूरत भी नहीं थी, आई थिंक सो, हायर करने की। थैंक यू सो मच। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि जब उन्होंने देखा, पिक्चर्स देखे, तो उन्होंने बोला मैम व्हाई डोंट यू ट्राई मॉडलिंग, एक्टिंग।
तो उससे पहले भी आते थे बट मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं अपने बिजनेस में इतनी ज्यादा ऑक्यूपाइड थी कि मुझे जरूरत टाइम नहीं मिला इन सब चीजों को सोचने का। लेकिन बाद में मुझे लगा कि अगर मैं कहीं से, इट्स नॉट लाइक कि मुझे कहीं से सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था, बट मुझे ये था कि हाँ अगर मुझे वहां से भी एक जगह से दूसरा मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है नाम बनाने का तो क्यों ना, मुझे आई हैव टू स्विच। तो मैंने वो फील्ड फिर मैंने ट्राई किया मॉडलिंग में, एक्टिंग में। मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। मेरे सर हैं संजय कनौजिया जी, जिन्होंने अभी भी एक संस्था से अवार्ड मिला उन्हें रिसेंटली। तो उनसे मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, मॉडलिंग मैंने स्टार्ट की, कुछ प्रोजेक्ट्स किए। फिर धीरे धीरे वो सफर चालू हुआ और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों से, लोग पसंद करने लगे। फिर मैंने ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया। 2023 में मैंने एक ब्यूटी पैजेंट, तो एक इन्फॉर्मेशन मिला है कहीं ना कहीं कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट या कुछ आपके पास एक अचीवमेंट है, कुछ बड़ा अवार्ड है कोई, तो प्लीज आप बताइए वो कौन सा अवार्ड है, कहाँ मिला, कैसे मिला आपको? मैंने 2023 में एक ब्यूटी पैजेंट में अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन में, मुझे मिला ऑनलाइन। तो क्योंकि मैं उस तरफ जा रही थी कि मुझे एक मॉडलिंग और एक्टिंग में मुझे जाना है, तो मुझे लगता है कि वो एक बेसिक प्लेटफॉर्म था उसके। तो मुझे लगा एक विश तो चाहिए जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो और आप लोगों से इंटरेक्शन कर पाए अच्छे से, उनके सामने खड़े हो पाए, फेस कर पाए, स्टेज आप फेस कर पाए। सबसे बड़ा एक फियर होता है कई लोगों में स्टेज का, हालांकि मुझे वो फियर कभी हुआ नहीं। और लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे अगर अपने आप को प्रिपेयर करना है तो आई हैव टू ग्रो माय सेल्फ, और मुझे एक बार स्टेज भी उस लेवल का स्टेज मुझे वो फेस करना होगा। तो मैंने वो ब्यूटी पैजेंट के लिए अप्लाई किया और उसमें मुझे लास्ट टाइटल मुझे मिला मिसेस इंडिया स्टाइल आइकन का 2024। फिर मैंने उसके बाद 2024 में ही मैंने एक और पैजेंट किया। वहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं सिलेक्ट हो पाई फाइनल्स में, बट हाँ मैं कभी भी इसको अपनी हार नहीं मानती। मुझे लगता है कि हर चीज आपकी लाइफ में जो भी आती है किसी ना किसी रीजन से आती है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपने हर पड़ाव पर कुछ ना कुछ सीखा है और एक्सपीरियंस किया है, तो वो गलतियां मैं दोबारा ना दोहराऊं। फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं प्लीज बताएं। फ्यूचर मैं वैसे मैं प्रेजेंट में जीती हूँ। मैंने कभी फ्यूचर के लिए ऐसा, देखिए मैं कोई फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। मैंने भी कुछ भी, आई जस्ट गो विद द फ्लो कि अभी जो आप चल रहे हैं, जैसे आप चल रहे हैं कंटिन्यू आप चलते रहे। मैं चलती रहती हूँ और रास्ता मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है अपने ईश्वर पे, तो मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं मैं एक अच्छे मुकाम पर लिखने जरूर पहुंचूंगी। हम भी प्रार्थना जो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा वो मुझे देंगे। हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप जो सोच रहे हैं आपको सक्सेस मिले, आप अचीव करें उस अपने गोल को और लोगों के सामने वो बताएं कि एक लड़की क्या कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय कितना भी बदले, कभी कभी कुछ बातें होती हैं जो लाइफ टाइम के लिए जब तक दुनिया रहती है तब तक कायम रहती है। यानी कितना भी देखिए लोग पढ़े हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, एडवांस लाइफ हो चुकी है, इंडो वेस्टर्न होते हुए वेस्टर्न इंडो हो गया है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी है कि लड़की है ठीक है घर में रहने दो। अभी भी कुछ चीजें ऐसी आती हैं, बहुत मैंने देखा है अपने आसपास से, मैंने देखा है। अब आप लड़कियां मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही हैं और बहुत बल्कि लेट नाइट शिफ्ट्स भी करती हैं, लेकिन वो देखने में लग रहा है आपको बहुत अच्छा फैंटेसी, एकदम फैंसी लाइफ लग रही है कि हाँ शी हैज लैपटॉप, शी इज कैरिंग आईफोन और एवरीथिंग शी हैज, और वो अपना सब कुछ कर रहे हैं अपने लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेटिव से, फ्रेंड्स में तो फिर भी थोड़ा सा हो जाता है, वो समझ जाते हैं, बट रिलेटिव से जो उनको सुनने को मिलता है कि अरे बाहर जा रही है रात को, हमें क्या पता क्या काम कर रही है। प्रॉब्लम क्या है हमारी सोसाइटी में कि जब एक प्रधानमंत्री जी का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, मुझे याद है कि जब लड़कियां देर से आती हैं तो सबका सवाल रहता है कहाँ गई थी, इतनी देर क्यों लग गई, कहाँ। लेकिन जब लड़का देर से आता है तो कोई ये नहीं पूछता कि तुम इतनी देर से क्यों है, तुम ऐसा क्या कर रहे थे, किसके साथ थे। और बाद में आप वो जो रेपिस्ट निकलते हैं हमारी सोसाइटी, हम लोगों के बीच में से ही होते हैं। तो जब वो कोई गलत काम करके लड़का आए, अभी रिसेंटली जो मोमिता का जो बंगाल में जो हुआ है एक इंसिडेंट, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मुझे लगता है। उसके बाद
मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारी सोसाइटी में अभी भी वो केस चल ही रहा है, सारे सब कुछ होने के बावजूद भी हमें पता है, लेकिन वो अभी तक कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में अटका हुआ है वो। अटका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये लैकिंग है, ये चीज हमारी सोसाइटी जी, के जी, लिए जी। खतरनाक भी है बहुत बहुत ज्यादा, खतरनाक क्योंकि एक कानून का, लॉ का डर होना बहुत जरूरी है लोगों में। बहुत जरूरी। तो वहां कोई पूछने वाला नहीं है कि ये आके आराम से वो पुलिस के बैग में जाके सो गया, तो वहां कोई पूछने वाला नहीं है कि उस बेटा कहाँ था, क्या करके आया है, वो आराम से चादर तान के सो गया। तो ये एक बहुत दुखदपूर्ण मुझे लगता है सिचुएशन है, और बहुत खतरनाक सिचुएशन भी हमारी सोसाइटी के अब लिए। समाज को एक अच्छा दिशा आप दीजिए और आप अपनी इस बातों से बिल्कुल बताइए कि लोग जब इस बारे में सोचे तो पहले ये जरूर सोचे कि कहीं ना कहीं वो अपने घर की बेटी होती है, अपने घर की बहन होती है, अपने घर की माँ होती है, तो वो एक नजर पहले वो देखें, बाद में सोचे कि क्या करना। मुझे लगता है कि जहाँ हम बेटियों को सिखा रहे हैं कि आप इस समय जाइए, इस समय आइए, या इस समय मत जाइए, या अकेले ठीक है, उससे ज्यादा आपको अपने बेटों को सिखाने की जरूरत है। ये चीज सिखानी चाहिए। बिल्कुल सही बात। बहुत जरूरी है कि हम अपने घर में बेटों को सिखाएं कि आपको स्त्रियों से कैसे बात करनी है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से बच्चे बड़े हो गए और लड़का बड़ा हुआ तो अब आपने उनको सिखाना, ये बचपन से होता है। जब वो 4-5 साल का है तभी आप बताइए उसको कि आपको अपनी बड़ी बहन से कैसे बात करनी है, माँ से कैसे बात करनी है, या बाहर कोई स्त्री से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उससे आपको कैसे बात करनी है। तो वो रिस्पेक्ट बचपन से, कहते हैं ना आपको, जी जी जी। बच्चे कच्चा घड़ा होते हैं, कच्ची मिट्टी होती है, तो आप जैसे रूप में उसको ढालेंगे वो ढाल सकते हैं, वो ढलेंगे बिल्कुल। तो ये हमारे ऊपर है, हमें वो चीज बच्चों को ना बचपन से ही देनी चाहिए। हम छोड़ देते हैं, यानी कि पेरेंट्स का कभी कभी ऐसा होता है कि अरे वो बच्चा है नहीं, वो ऐसे ही बचपन से उसको ज्यादा कुछ मत बोलो, करने दो। पेरेंट्स लड़की, अगर लड़की और लड़की की बात नहीं है, लड़कियां होंगी तो उनको डांट देंगे, आप चुप करो, लड़की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़का अगर कोई ऐसा बोल देगा या गाली भी बचपन में दे देगा, मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखा है, या तो उनका पारिवारिक उनका ऐसा रहता है, माहौल रहता है कि वो देख के गालियां, छोटे छोटे बच्चे गाली दे रहे हैं और फिर उसके बाद वो हंस देते हैं, वो सबसे गलत चीज है। बहुत इम्पोर्टेंट बात आप बता रहे हैं कि लड़कियों का फ्यूचर और लड़कियों का प्रेजेंट और जो उनका पास्ट, मतलब किस तरह से उनको अपने लाइफ में सर्वाइव करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और एक बड़े मुद्दे की बात आपने बताई कि आज के समय में उनको सिर्फ कैसे रहना है। तो मुझे लगता है कि आपके सवालों में, आपके जवाब में मुझे एक चीज़ मिला है कि जो हम लड़कियों को शिक्षा देते हैं और उनको जो फाउंडेशन देते हैं, कहीं ये बेहतर है कि ये चीज़ उल्टी की जाए और लड़कों को दी जाए। कितना क्लियर होगा पता नहीं, बट एक तो कहीं ना कहीं तो रास्ता तो दिख रहा है कि कोई एक सॉल्यूशन निकल सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों को एजुकेशन देनी। बिल्कुल, कि हम गलत काम करने वालों को रोकेंगे तो बेहतर है कि वो रुक जाए, तो फिर वो सेफ्टी की अपराधी कहाँ से आते हैं? अपराधी हम लोगों में से, हमारे समाज में से ही है, और अपराधी कोई पेट से नहीं टपकता। राइट। वो भी किसी माँ का बेटा है, बिल्कुल, वो भी किसी बहन का भाई है। राइट। तो अगर अपराधी कौन जन्म दे रहे अपराधियों को? बिल्कुल सही बात ये एक हर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को उस तरह के बचपन से ही संस्कार दिए जाए, उनको ये सिखाया जाए कि आपको स्त्री और पुरुष में उस तरह का फर्क नहीं करना। स्त्री, औरत एक मटेरियल नहीं है। बिल्कुल। औरत आपकी माँ भी है, बहन भी है, आगे आपकी पत्नी भी होगी, और इन सारे रिश्तों के लिए आप बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं और आगे भी प्रोटेक्टिव रहेंगे जी। तो और हर घर से एक माँ, बहन, एक पत्नी, बहुत सारे रिश्तों, जिस तरह एक आदमी अलग अलग रोल निभाता है, तो उस तरह से डिफरेंशिएट ना करें औरत और आदमी को। बिल्कुल सही, दोनों को समान अधिकार की और समान सम्मान की का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, और हर पेरेंट, ये बच्चों के साथ साथ एक माँ बाप की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को उस तरह के संस्कार दें। देखिए, आप एक स्त्री हैं और एक अच्छी बात अपने समाज के लिए और अपने देश के बारे में आपने बता दिया कि हमें अपने देश में भी इस चीज़ को बहुत ही सतर्कता से काम समझ के करना चाहिए कि हमारा फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है और कैसे करता है। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो फ्यूचर है, यानी कि हमारे परिवार के जो लड़के और लड़कियां होती हैं, दोनों को समान शिक्षा जब देते हैं और समान अधिकार देने की बात हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये भी दोनों तरफ समान होना चाहिए कि भाई सेफ्टी दोनों को रखनी है, तो दोनों तरफ से हम काम कर पाएंगे।
और इसी को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आपसे एक बात करना चाहेंगे, कभी आपके लाइफ में जो एक जर्नी आपकी रही है, तो कभी आपके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया हो जो आपका बड़ा हैप्पीनेस मोमेंट है कि अब तक के लाइफ में इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता था? मेरे हिसाब से तो एक कहते हैं ना, वो शायद कहते हैं कि जिंदगी गुलजार है, एक जी, जी। बहुत ही ये बहुत फेमस लाइन भी है। तो जिंदगी खूबसूरत है, मैं ये मानती हूँ। मेरे लिए हर मोमेंट बहुत ही ज्यादा खुशनुमा अच्छा रहता है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ, कुछ ऐसे दुखद पल भी थे जब मैंने अपने पिता को खोया। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। तो पिता के जाने के बाद ऐसा लगा कि अब तो बस यहाँ एंड है और अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी, तो बहुत ज्यादा उनसे अटैच थी। तो लग रहा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन क्योंकि मेरी माँ इतना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उनका, बहुत, हाँ, एक आयरन लेडी यू कैन से, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और महत्वपूर्ण उनका रोल रहा है मेरे जीवन में, जहाँ मैं अभी तक हूँ। और शादी के बाद मेरे पति का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो अभी ये है, क्योंकि हाँ, क्योंकि माँ तो देखिए, मैं माँ को तो, माँ और ईश्वर में मैं कभी कोई फर्क नहीं करती। दोनों, अगर मुझसे कोई ईश्वर की बात करता है तो उसका मतलब मैं माँ के बारे में बात कर रही हूँ, और माँ के बारे में तो ईश्वर के बारे में, उनमें कोई अंतर नहीं है मेरे लिए। और माँ के लिए तो ऐसा है ना कि हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। उनके लिए तो मैं अच्छी होंगी, बुरी होंगी, उनके लिए अच्छी ही हूँ। लेकिन शादी के बाद ना आपका एक जो आपके जीवन साथी है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपकी कामयाबी में। तो अगर एक स्त्री, कहते हैं पुरुष की कामयाबी के पीछे स्त्री होती है, तो स्त्री की कामयाबी के पीछे भी पुरुष होता है। और हमें मान लेना ही चाहिए, क्योंकि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ तो उनकी वजह से ही बैठी हूँ। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। तो और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती कि हाँ, उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। और डेफिनेटली माँ तो है ही, उनका तो जो योगदान रहा है, सबसे पहले तो मुझे जीवन देने में ही उनका हाथ है। तो मतलब उन्होंने जो विचार मेरे अंदर भरे हैं, जिस तरह की उन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं, तो वो देना एक बहुत बड़ी बात है, जिस तरह का उन्होंने मुझे बनाया है। और जितना मैं जानती हूँ कि लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो उनको मेरे विचार पसंद आते हैं, या अच्छा बुरा जो भी होता है, तो वहाँ मुझे माँ करेक्ट भी करती है। जहाँ मैं गलत होती हूँ तो मुझे करेक्ट भी करती है, और अभी भी डांटती है। आपकी माँ मतलब बहुत बड़ा सपोर्टर आपके, मतलब यहाँ इंस्पिरेशन भी होंगे, सपोर्टर भी हैं। शी इज अ पिलर ऑफ माय लाइफ। मतलब उनके बिना मैं कहती हूँ कि जीवन में आप एक बार के लिए सब कुछ खो दें, चाहे आपको सक्सेस भी ना हो, आपके पास कुछ ना हो, आप एक साधारण सा जीवन जिए, लेकिन माँ पास रहनी चाहिए, तो वो सक्सेसफुल, वो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस। कोई यादगार पल जब आपको बड़ा दुख लगा हो, या कुछ चैलेंजिंग मोमेंट को फेस करना पड़ा हो, जब लगा हो कि या तो ये नहीं आना चाहिए था, आया तो मैं बहुत इसके पीछे मेहनत किया? ऐसा दुखद पल तो देखिए, मैं ना जो भी नेगेटिव चीजें आती हैं लाइफ में, उसको भी मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ, और ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। और वो हर एक चीज को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, वो कभी भी घबराते नहीं है। मेरे पिता के जाने के बाद बहुत ऐसे सिचुएशंस आए जब हमको लगा था कि अब हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो कभी हारी नहीं। और सबसे अच्छी चीज, मैं बार बार ये चीज रिपीट करती हूँ, शायद मैंने पहले भी बात कही है कई बार, कि मुझे वो बिल्कुल उसी मणिकर्णिका की याद दिलाते हैं कि जो अपने कहते हैं साम्राज्य के लिए खड़ी हुई थी, स्टैंड के लिए झुकी नहीं। तो उस तरह का कैरेक्टर मैं अपनी माँ में देखती हूँ। तो वो उन्होंने उसी तरह से, उसी साहस के साथ फिर से वो अपने आप को, अपने बच्चों को साथ लेके, क्योंकि मैं छोटी थी जब मेरे पिताजी हमें छोड़ के गए, तो उन्होंने इस तरह से हम लोगों को सेटल किया, हमारी परवरिश की, शादियां की उसके बाद, कि आज मतलब मुझे नहीं लगता, मैंने कभी उनको देखा नहीं है कि सिचुएशन में, किसी भी टफ से टफ सिचुएशन में मैंने कभी उनको हारते हुए नहीं देखा। तो मेरे साथ भी ऐसे कुछ सिचुएशंस है। एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि मेरे पिताजी की जाने के बाद मैं एक इंटरव्यू पे गई थी, और मेरी माँ मेरे साथ गई थी, क्योंकि कोई खास बड़ी नहीं थी, छोटी थी। तो उस टाइम करियर शुरू हुआ नहीं था, लेकिन हमें करना पड़ा उनके जाने के बाद। तो मैं इंटरव्यू पे गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा, जो एम्प्लॉय थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। कुछ ही दिन हुए थे इस बात को, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं उनके सामने क्या बोलूं, और मैं रो पड़ी। तो मुझे ये नहीं पता चला कि
मैंने नहीं देखा कि क्या डेकोरम है, मुझे उनके सामने रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं रो पड़ी। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई मैम, आप क्यों रो रहे हैं आप? तो मैंने बोला कि अभी मुझे 15-20 दिन हुए हैं, आई लॉस्ट माय डैड, और मतलब और मैं रोने लगी। तो उन्होंने मुझे वहाँ चुप कराया और ही अंडरस्टूड कि हाँ ये अभी बहुत ही उस फेज से निकल रहे हैं, अभी पूरे बहुत ही ताज़ा बात है। पेरेंट्स तो मैं कहती हूँ पेरेंट्स का जाना चाहे कितने भी साल हो जाए, आज भी मैं अपने पिता को याद करके रहूंगी, क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। 15-20 दिन की बात आप बता हाँ, रही हैं। तो ये अब बहुत पिता बोला, फिर भी आपका वो इमोशनल फेस मैं समझ सकता बहुत हूँ। ज्यादा इमोशनल फेस जी, था। जी, और जब जी। मैं बाहर निकली और इंटरव्यू देने के बाद रूम से बाहर, तो माँ खड़े थे और मैंने उनको देखा तो वो समझ गए थे। और मैंने उनको बोला कि मम्मा ने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला एक ही चीज माँ ने बोली कि तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। बहुत बड़ी बात है। तो वो शब्द ना अभी तक है मतलब मेरे कानों में, और वो सच में तब से अब तक शुरू से ही माँ से मैं रही अटैच। हर एक चीज मतलब मेरी लाइफ कह सकते हैं कि ओपन बुक रही उनके सामने। तो वो अभी भी खड़ी ही है और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ वो हमेशा खड़ी रहे साथ में। तो ये मेरे लिए बहुत कुछ इमोशनल ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हें मैं आई कांट फॉरगेट। दीपशिखा जी 2023 में मिसेस इंडिया एशिया आइकॉन अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं। आई थिंक इंडिया एशिया स्टाइल आइकॉन अवार्ड, स्टार आइकॉन अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं। और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फ्यूचर में हर अपने गोल को पाएं, हर अचीवमेंट को अपने आंखों से देखें और महसूस करें। और हम इनकी मंगल मतलब मैं बताऊं, ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। फिल्मी चाय हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा और हम हमेशा उनको बुलाते रहेंगे। जब भी बड़ी अचीवमेंट पाए तो हमारे फिल्मी चाय के सेट पर दोबारा आने की कोशिश करें। और लोगों को जो अपने विचार आज दे चुके हैं, लोग जो जहाँ तक उन्हें समझ में आता है फॉलो करें और इनके विचारों को सुनकर लोगों तक भी उनको बताएं। और आप हमारे साथ जुड़े रहें फिल्मी चाय के इस प्रोग्राम में। हम हमेशा आपके साथ नई नई चीज़ें और नए नए शख्स को लेके आते रहेंगे जो आपको आपके साथ आपसे भी जोड़ेंगे और खुद से भी जोड़ेंगे।